आज हम एक ऐसे मामले की गहराइयों में उतरेंगे जो सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है, बल्कि ये हमारे समाज, हमारी राजनीति और हमारी न्याय व्यवस्था का, कह सकते हैं, एक लिटमस टेस्ट बन गया है। बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के अंकिता भंडारी मामले की। ये एक ऐसा मामला है जिसकी शुरुआत होती है एक 19 साल की लड़की के लापता होने से। हाँ, और कुछ दिनों बाद उसकी लाश मिलती है। कानूनी कार्रवाई भी होती है। 3 लोगों को उम्र कैद सजा भी हो जाती है। लेकिन फिर भी ये मामला शांत नहीं होता। शांत होने के बजाय और भी ज्यादा सुलग उठता है। सवाल यही है कि ऐसा क्यों हुआ। और इसी क्यों का जवाब ढूंढने के लिए आज हमारे पास कई सारे स्रोत हैं। मतलब प्रतिष्ठित न्यूज़ संस्थानों की रिपोर्ट्स हैं, विकिपीडिया के फैक्ट्स हैं। एक बहुत डिटेल वाली फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट भी है, और हाँ, सार्वजनिक चर्चा का आईना दिखाता एक रेडिट विश्लेषण भी है। तो आज हमारा मकसद सिर्फ घटनाक्रम को दोहराना नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये समझना है कि कैसे एक क्रिमिनल केस सबूतों और अदालती कार्रवाई से निकलकर एक बहुत ही जटिल राजनीतिक कहानी में बदल जाता है। और क्यों अदालत का फैसला भी जनता के विश्वास को पूरी तरह से जीत नहीं पाता। तो चलिए इस पूरे मामले को परत दर परत खंगालते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले उन तथ्यों पर नजर डालते हैं जो मतलब ऑफिशियल रिकॉर्ड पर हैं, ताकि कहानी की बुनियाद एकदम साफ हो। अंकिता भंडारी कौन थी और उसके साथ असल में हुआ क्या था? अंकिता भंडारी पौड़ी गढ़वाल की रहने वाली एक 19 साल की लड़की थी। उसके सपने थे, वो अपने परिवार की मदद करना चाहती थी। अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी। हाँ, और इसी उम्मीद के साथ उसने अगस्त 2022 में ऋषिकेश के पास एक रिजॉर्ट है, वनंतरा रिजॉर्ट, वहां बतौर रिसेप्शनिस्ट नौकरी शुरू की थी। और नौकरी शुरू करने के मुश्किल से 1 महीना ही हुआ होगा कि सब कुछ बदल गया। 18 सितंबर 2022 वो तारीख थी जब अंकिता रहस्यमयी तरीके से लापता हो गई। हाँ, और लापता होने से ठीक पहले जो हमारे पास व्हाट्सएप चैट्स के रिकॉर्ड हैं, उसने अपने एक दोस्त को बताया था। क्या बताया था? उसने साफ साफ लिखा था कि उस पर रिजॉर्ट में आने वाले मेहमानों को स्पेशल सर्विस देने का बहुत ज्यादा दबाव बनाया जा रहा था। वो बहुत परेशान थी, डरी हुई थी। एक 19 साल की लड़की जो एक नई नौकरी शुरू करती है और उसे इस तरह के हालातों का सामना करना पड़ता है, ये सोचना भी मतलब बहुत मुश्किल है। तो आगे क्या हुआ? 6 दिन बाद 24 सितंबर 2022 को चिल्ला नहर से उसका शव बरामद हुआ। 6 दिन तक कोई खबर नहीं थी? कोई खबर नहीं। और इसके बाद जो ऑटोप्सी रिपोर्ट सामने आई, उसने 2 बातें बिल्कुल साफ कर दी। पहली कि मौत का कारण पानी में डूबना था। एस्फिक्सिया ड्यू टू ड्राउनिंग। हाँ, बिल्कुल। लेकिन दूसरी और सबसे अहम बात ये थी कि मौत से पहले उसके शरीर पर चोट के कई निशान थे, जो किसी भारी कुंद चीज से, मतलब किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट से किए गए हमले की ओर इशारा कर रहे थे। तो ये साफ था कि ये कोई हादसा नहीं था? नहीं, यह हत्या थी। ये हत्या थी। तो यहाँ से पुलिस और कानून की भूमिका शुरू होती है। जांच की पहली कड़ी कहाँ से जुड़ी? देखिए, शक की पहली सुई तो सीधे रिजॉर्ट के मालिक और उसके कर्मचारियों पर ही गई। स्वाभाविक है, क्योंकि अंकिता को आखिरी बार उन्हीं के साथ देखा गया था। एग्जैक्टली। तो पुलिस ने तेजी से कार्रवाई की और रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य और उसके 2 सहयोगी सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया। पुलकित आर्य, ये नाम सुनते ही मामले में एक और परत जुड़ जाती है ना? बिल्कुल, एक राजनीतिक परत। हाँ, इसका एक पॉलिटिकल कनेक्शन भी था। और यही कनेक्शन बाद में सारे विवाद की जड़ बना। पुलकित आर्य एक पूर्व भाजपा नेता का बेटा है, और जिस वक्त ये घटना हुई तब उसके पिता और भाई दोनों ही भाजपा में पदाधिकारी थे। हालांकि मामले की तूल पकड़ते ही पार्टी ने उन्हें निकाल दिया था। हाँ, उन्हें तुरंत निकाल दिया गया, लेकिन वो कनेक्शन वाली बात जनता के दिमाग में बैठ गई। तो जांच को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाया? मामले की गंभीरता को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी SIT बनाई। SIT का गठन हुआ? हाँ, और इस SIT ने काफी मेहनत की। करीब 100 गवाहों के बयान दर्ज किए, 30 से ज्यादा दस्तावेजी सबूत इकट्ठा किए, और इन सबके आधार पर 500 पन्नों की एक, कह सकते मजबूत चार्जशीट अदालत में दाखिल की। 500 पन्नों की चार्जशीट? उसमें सबसे अहम सबूत क्या थे? मतलब SIT का मुख्य तर्क क्या था? उसमें सबसे अहम सबूत 2 थे। एक तो अंकिता की अपने दोस्त के साथ हुई वही व्हाट्सएप चैट, जिसमें उसने दबाव की बात कही। हाँ, और दूसरा आरोपियों के मोबाइल फोन की लोकेशन, जो घटना के वक्त नहर के पास उनकी मौजूदगी की सीधे तौर पर पुष्टि कर रही थी। इन सबूतों ने आरोपियों को कटघरे में खड़ा कर दिया। और अदालत ने इन सबूतों को माना भी। हाँ,
कानूनी प्रक्रिया इस मामले में वाकई में काफी तेजी से आगे बढ़ी। 30 मई 2025 को यानी घटना के 2.5 साल के अंदर ही कोटद्वार की एक अदालत ने तीनों आरोपियों को, पुलकित आर्या, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता, तीनों को हत्या का दोषी ठहराया और उम्र कैद की सजा सुना दी। तो मतलब एक तरह से अदालत ने अपना काम कर दिया था, दोषियों को सजा मिल गई। हाँ, कानूनी नजर से देखें तो न्याय दिया गया। लेकिन फिर भी मामला सुलझने के बजाय और उलझ गया। ये कानूनी नजर और जनता की नजर में इतना फर्क क्यों था? और यहीं से ये मामला एक आपराधिक केस से ज्यादा कुछ और बनना शुरू होता है। इसकी कई वजहें थीं। पहली और सबसे बड़ी वजह तो वही राजनीतिक कनेक्शन था जिसका हमने अभी जिक्र किया। लोगों के मन में ये शक घर कर गया कि कहीं बड़े लोगों को बचाने की कोशिश तो नहीं हो रही। और इस शक को और हवा दी उस बुलडोजर वाली घटना ने। बिल्कुल, वो तो जैसे आग में घी का काम कर गया। सबूत इकट्ठा करने की प्रक्रिया अभी चली रही थी। हाँ, चली रही थी कि प्रशासन ने रातों रात रिजॉर्ट के कुछ हिस्सों पर बुलडोजर चला दिया। और वजह क्या दी गई? आधिकारिक तौर पर कहा गया कि रिजॉर्ट अवैध रूप से बना था, इसीलिए कार्रवाई हुई। लेकिन इसका जो समय था वो बहुत ही अजीब था। इसे तो सीधे तौर पर सबूत मिटाने की कोशिश के तौर पर देखा गया। हाँ, और यहीं से ये मामला सिर्फ एक हत्या की जांच नहीं रहा, ये एक प्रतीक बन गया। जी। प्रशासन की हर कार्रवाई, चाहे वो सही हो या गलत, अब शक के दायरे में थी। और बात तब और बिगड़ गई जब बाद में एक जेसीबी ड्राइवर ने अदालत में गवाही दे दी। हाँ, उसने गवाही दी कि उसने ये कार्रवाई स्थानीय भाजपा विधायक रेणु बिष्ट के कहने पर की थी। तो ये वो पहला बड़ा मोड़ था जहां मामला सिर्फ कानून और सबूत का नहीं रहा, बल्कि प्रशासन और जनता के बीच एक भरोसे का बन गया। भरोसे की कमी का। हाँ, भरोसे की कमी का। और इस कमी को और किसने बढ़ाया? जानकारी की कमी ने। एक इन्फॉर्मेशन वैक्यूम बन गया था। वो कैसे? देखिए, अधिकारियों ने बार बार प्रेस में कहा कि किसी भी वीआईपी की संलिप्तता का कोई सबूत नहीं मिला है। लेकिन अंकिता की चार्ट में जिस वीआईपी गेस्ट का जिक्र था, वो कौन था, इस पर कोई स्पष्टता नहीं दी गई। चार्जशीट के निष्कर्ष भी तो पब्लिक नहीं किए गए थे। बिल्कुल, चार्जशीट के जो मुख्य निष्कर्ष थे वो आम लोगों के लिए आसानी से उपलब्ध नहीं थे। और जब आधिकारिक तौर पर कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आती तो उस खालीपन को अफवाहें और अटकलें भर देती हैं। सही बात है। हमारे स्रोतों में जो रेडिट विश्लेषण है वो यही दिखाता है। सोशल मीडिया पर लोग खुद ही जासूस बन गए थे। वो छोटी छोटी जानकारियों को जोड़कर अपनी अपनी थ्योरी बना रहे थे। कुछ थ्योरीज तो बहुत अजीब थीं, लेकिन कुछ काफी हद तक तार्किक भी लगती थीं। और ये सब इसीलिए हो रहा था क्योंकि लोगों को लग रहा था कि उनसे कुछ छिपाया जा रहा है। और ऐसे माहौल में राजनीति तो अपनी जगह बना ही लेती है। जाहिर है, दो नैरेटिव बन गए। सत्ता पक्ष का नैरेटिव था, देखिए हमने जांच की, दोषियों को सजा भी दिलवा दी, अब इस मामले का राजनीतिकरण मत कीजिए। और विपक्ष का आरोप था, ये सब दिखावा है, असली वीआईपी को बचाया जा रहा है, इसलिए हम सीबीआई जांच की मांग करते हैं। हमारे पास जो विश्लेषण है वो ये भी बताता है कि देहरादून से लेकर दिल्ली तक जो विरोध प्रदर्शन हुए, उनमें जस्टिस फॉर अंकिता के नारों के साथ साथ राजनीतिक पार्टियों के झंडे और बैनर ज्यादा हावी दिखने लगे थे। हाँ, और इससे एक आम नागरिक के मन में ये सवाल उठा कि क्या पार्टियों को वाकई अंकिता के न्याय की चिंता है, या वे इस दुखद घटना का इस्तेमाल अपने राजनीतिक फायदे के लिए कर रही हैं। और जब कोई मामला सबूतों से ज्यादा नारों पर और तथ्यों से ज्यादा राजनीतिक पक्ष विपक्ष पर केंद्रित हो जाता है, तो जो असल मुद्दा होता है वो पीछे छूट जाता है। हाँ, वो कहीं पीछे छूट जाता है। और जब लग रहा था कि शायद अब अदालत के फैसले के बाद मामला ठंडा पड़ जाएगा, दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 में इसमें एक नया तूफान आ गया। हाँ, एक ऐसा मोड़ आया जिसने इस मामले की आग को फिर से भड़का दिया। एक टीवी एक्ट्रेस हैं उर्मिला सनावर। उन्होंने कुछ वीडियो और ऑडियो क्लिप्स जारी किए। अच्छा। और इन वीडियो में उन्होंने सीधे सीधे भाजपा के एक बड़े राष्ट्रीय नेता, राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम पर आरोप लगाया। क्या आरोप लगाया? उन्होंने कहा कि वही वो मिस्ट्री वीआईपी थे जिन्हें स्पेशल सर्विस देने के लिए अंकिता पर दबाव डाला जा रहा था। ये तो बहुत बड़ा आरोप था, वो भी एक राष्ट्रीय स्तर के नेता पर। क्या उनके पास कोई सबूत था? उन्होंने कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग्स भी जारी की। इन रिकॉर्डिंग्स में कथित तौर पर उनके पूर्व पति और खुद एक पूर्व भाजपा विधायक सुरेश राठौर ये कहते हुए सुनाई दे रहे थे कि उस रिजॉर्ट में दुष्यंत गौतम मौजूद थे। लेकिन इन ऑडियो क्लिप्स की प्रामाणिकता की पुष्टि तो नहीं हुई थी। नहीं, उनकी पुष्टि नहीं हुई, लेकिन इसने राजनीतिक गलियारों में एक तरह का भूचाल ला दिया। तो इन नए दावों का जमीन पर क्या असर हुआ? मतलब इसने क्या बदला? इसने सब कुछ बदल दिया।
विपक्ष को, खासकर कांग्रेस को, एक बड़ा मुद्दा मिल गया। उन्होंने दुष्यंत गौतम की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। और दुष्यंत गौतम की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई? दुष्यंत गौतम ने इन सभी आरोपों को अपनी छवि खराब करने की एक साजिश बताया और उर्मिला सनावर पर मानहानि का केस करने की बात कही। और सरकार पर इसका क्या असर पड़ा? सरकार पर दबाव बहुत ज्यादा बढ़ गया। अंकिता के माता-पिता तो शुरू से ही सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। हाँ, वो तो पहले दिन से कह रहे थे। अब इन नए आरोपों के बाद जनता का दबाव भी अपने चरम पर था। आखिरकार 9 जनवरी 2026 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी। यानी राज्य पुलिस की एसआईटी की जांच, चार्जशीट और अदालत के फैसले के बाद भी सरकार को सीबीआई जांच की सिफारिश करनी पड़ी। हाँ, और ये दिखाता है कि जनता का दबाव कितना ज्यादा था। और इसके बाद बंद का भी आह्वान किया गया था। हाँ, इसके 2 दिन बाद ही 11 जनवरी 2026 को कई सामाजिक और राजनीतिक संगठनों ने सीबीआई जांच की मांग को और मजबूती देने के लिए उत्तराखंड बंद का आह्वान भी किया। ये एक तरह से अदालत के फैसले के बावजूद न्याय व्यवस्था पर जनता के अविश्वास का प्रतीक था। तो आज हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां अंकिता भंडारी मामले में एक तरफ अदालत का एक फैसला है जो 3 लोगों को उम्र कैद की सलाह दे चुका है, और दूसरी तरफ जनता का गहरा अविश्वास और अनसुलझे सवाल है जिनके कारण अब सीबीआई जांच की सिफारिश की गई है। ये मामला अब सिर्फ एक आपराधिक जांच नहीं रह गया है। नहीं, अभी हमारे पूरे सिस्टम का एक स्ट्रेस टेस्ट बन गया है। ये पुलिस की जांच और उसकी पारदर्शिता का टेस्ट है। ये राजनीतिक दलों के संयम का भी टेस्ट है कि वे किसी त्रासदी का इस्तेमाल कैसे करते हैं। और ये हमारे सार्वजनिक विमर्श की परिपक्वता का भी टेस्ट है कि हम तथ्यों और अफवाहों के बीच कैसे संतुलन बनाते हैं। दोषियों को सजा मिल चुकी है, लेकिन न्याय की पूरी तस्वीर अभी भी धुंधली लगती है। और ये हमें एक विचार के साथ छोड़ जाता है, जब किसी पीड़ित का मामला सबूतों से ज्यादा नारों में, दस्तावेजों से ज्यादा झंडों में और न्याय से ज्यादा राजनीतिक कहानियों में तब्दील हो जाता है, तो उस लड़ाई में सबसे बड़ा नुकसान किसका होता है? पीड़ित की याद का या फिर न्याय पर जनता के